1850 का दशक और पंजाब में ब्रिटिश इंजीनियर्स एक नई रेलवे लाइन बिछाने में जुटे थे जो कराची को लाहौर से जोड़ेगी। मजदूरों की भीड़ एक विशाल टीले पर काम कर रही थी। तभी उन्हें जमीन के नीचे से लाखों की संख्या में पकी हुई मजबूत ईंटें मिली। ये ईंटें इतनी टिकाऊ और शानदार थी कि इंजीनियर्स ने उन्हें बिना किसी संदेह के अपनी पटरियों को मजबूती देने के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उन्हें कहाँ पता था कि वे किसी खंडहर की नहीं बल्कि एक जीते जागते विकसित शहर की दीवारों को उखाड़ रहे थे। ये अनजाने में हुई खोज 1920 के दशक तक एक रहस्य बनी रही। आर्कियोलॉजिकल वर्ल्ड को इसके एविडेंसेस के बारे में थोड़ा कुछ पता था, लेकिन इसकी गहराई के बारे में कोई भी नहीं जानता था। फिर दो नाम इस रहस्य को खोजने के लिए सामने आए, जिनमें पहला नाम था दयाराम साहनी का, जिन्होंने 1921 में रावी नदी के किनारे स्थित हड़प्पा की खुदाई शुरू की और एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के तट पर एक और प्राचीन टीले को खोज निकाला और उसे नाम दिया मोहनजोदारो, मीन्स मुर्दों का टीला, क्योंकि वहाँ एक साथ कई मानव कंकाल मिले। इन दोनों शहरों की खुदाई ने दुनिया को एक ऐसी सभ्यता से परिचित करवाया जो अपनी शहरी योजना और जीवन शैली में मेसोपोटामिया और मिस्र की समकालीन सभ्यताओं से भी कहीं आगे थी। इन दो खोजों ने भारत के इतिहास को पूरी तरह बदल दिया और यहीं से नाम पड़ा हड़प्पन सिविलाइजेशन, क्योंकि सबसे पहली खोज हुई हड़प्पा स्थल की। दयाराम साहनी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में कार्यरत थे। वे हड़प्पा की खुदाई करवा रहे थे, तभी उन्हें वहां से ईंटों की बनी बड़ी संरचनाएं, बर्तन और अजीब सी लिपि वाली मोहरें मिली। जब इसकी रिपोर्ट 1924 में जॉन मार्शल ने इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ में पब्लिश करवाई, तब दुनिया चौंक गई, क्योंकि पश्चिम के देश यह बात कभी नहीं स्वीकारते थे कि भारत भी कभी डेवलप रहा होगा या उसकी सभ्यता भी उतनी ही पुरानी रही होगी जितनी मिस्र और मेसोपोटामिया की थी। इससे पहले यही माना जाता रहा कि भारत में सभ्यता का उदय आर्यों के आगमन के बाद ही शुरू हुआ, लेकिन हड़प्पा और मोहनजोदारो की खुदाई ने यह साबित कर दिया कि भारत में आर्यों से पहले भी एक बहुत उन्नत शहरी सभ्यता मौजूद थी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ओरिजिन की। आईवीसी को आमतौर पर 3 अलग अलग चरणों में बांटा जाता है। पहला चरण था अर्ली हड़प्पन पीरियड। इसका समय था 3300 BCE से 2600 BCE का। इस इम्पॉर्टेंट पीरियड में आईवीसी का ओरिजिन हुआ। इस युग के दौरान एक इम्पॉर्टेंट डेमोग्राफिक चेंज आया, जिसमें आबादी बलूचिस्तान के ऊंचे इलाके से सिंधु घाटी के उपजाऊ बाढ़ के मैदानों में चली आई, क्योंकि यहाँ अच्छा एग्रीकल्चर पोटेंशियल था। इस पीरियड में अर्ली अर्बनाइजेशन की शुरुआत हुई और प्रोटो अर्बन सेटलमेंट्स उभरने लगे। दूसरा काल था मैच्योर हड़प्पन पीरियड का। इसका समय है 2600 से 1900 BCE का। यह आईवीसी के चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा काल जो व्यापक रूप से शहरीकरण से जुड़ा था। इस युग में अर्ली हड़प्पन स्मॉल कम्युनिटीज बड़े कॉम्प्लेक्स अर्बन सेंटर्स में विकसित हो गए। हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसे प्रमुख शहर लगभग 2600 BCE में उभरे, जो न केवल आईवीसी के सबसे बड़ी बस्तियां थी बल्कि दुनिया के शुरुआती शहरी केंद्रों में भी शामिल हो गई। ये शहर अपने सावधानी पूर्वक नियोजित लेआउट्स, एडवांस ड्रेनेज सिस्टम और प्रभावशाली सार्वजनिक भवनों से प्रतिष्ठित थे, जो शहरी आवश्यकताओं और इंजीनियरिंग सिद्धांतों की गहरी समझ को प्रदर्शित करते हैं। इस पीरियड में आईवीसी ने 5 मिलियन से अधिक लोगों की आबादी का समर्थन किया और इसी समय ब्रॉन्ज एज की भी महत्वपूर्ण प्रगति शुरू हो गई। आईवीसी के निवासियों ने कॉपर, ब्रॉन्ज, लीड एंड टिन के साथ काम करने के लिए नई तकनीकें विकसित की। अब तीसरा काल था लेटर हड़प्पन पीरियड का। इसका समय है लगभग 1900 BCE से 1300 BCE का। इस युग में आईवीसी का फॉल शुरू हुआ। मैच्योर हड़प्पन पीरियड को डिफाइन करने वाली शहरी विशेषताएं अब कम होने लगी। ग्रामीण बस्ती पैटर्न की ओर बदलाव शुरू हुआ। व्यापार नेटवर्क भी कम हो गया और इकोनॉमी गिर गई। इस समय आईवीसी की उत्तरी आबादी ने अपने शहर छोड़ दिए और नए स्थल जैसे सिंध में झुकर और गुजरात में रंगपुर की ओर प्रस्थान किया। आईवीसी के पीरियोडिक डेवलपमेंट से एक प्राप्त महत्वपूर्ण अवलोकन यह है कि इसकी जड़ें 7000 BCE से जुड़ती है और इसमें शहरीकरण की शुरुआत 3000 BCE से होने लगी।
आईवीसी के शहरों की मुख्य विशेषता थी कि यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न पर बनी थी और एक दूसरे को राइट एंगल पर काटती थी और मेन रोड्स बहुत चौड़ी थी। हर घर, सड़क और जल निकासी में समान आकार की पकी हुई ईंटें इस्तेमाल होती थी, जिनका अनुपात 1:2:4 था। घर 1 या 2 मंजिल के बने थे। हर घर में कुएं, शौचालय और स्नानाघर थे। घर का दरवाजा मुख्य सड़क पर नहीं बल्कि गली में खुलता था, जिससे उस समय की प्राइवेसी का पता लगता है। छतें सपाट और कभी कभी आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे। घर से निकलने वाला पानी सड़कों के नीचे बनी ढकी हुई नालियों में जाता था और नालियों को साफ करने के लिए इंस्पेक्शन हॉल्स और ढक्कन बने थे। ऐसा एडवांस ड्रेनेज सिस्टम तो हमें आज भी कई शहरों में देखने को नहीं मिलता। वाटर कंजर्वेशन के लिए बड़े टैंक मौजूद थे। धोलावीरा को तो उन्नत जल संचयन प्रणाली के लिए ही जाना जाता है। अब बात करें आईवीसी में बाजार प्रणाली की, तो यहाँ ओपन मार्केट स्ट्रक्चर मौजूद था। गलियों में सामने दुकान और पीछे घर होते थे। सड़कों के किनारे दुकानें थी जहाँ मोती, मन के आभूषण, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन, धातु के औजार, अनाज, फल और सब्जियां मिलती थी। ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह का व्यापार होता था। समुद्री व्यापार के लिए लोथल और सुतकांगेडोर मेन पोर्ट्स थे, जहां से अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया से व्यापार होता था। यहाँ से वस्त्र, तांबा, मोती, कीमती पत्थर और अनाज को एक्सपोर्ट किया जाता था। साथ ही अफीम, ऊंट, कांसे के औजार को इंपोर्ट किया जाता था। ट्रांसपोर्ट बैलगाड़ी, नाव और पदयात्रा के माध्यम से होता था। लोथल में पोर्ट्स के पास डॉकयार्ड मिला है, जो जहाजों के लिए विश्राम स्थल था। आईवीसी के लोग सड़क मार्ग और जल मार्ग दोनों का उपयोग करते थे। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ कोई महल और राजा की मूर्ति नहीं मिली, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ गणराज्य जैसी शासन प्रणाली मौजूद होगी। और नगरों में समानता, एक जैसी ईंटें, घर, नालियाँ यहाँ यूनिफॉर्म कानून व्यवस्था होने का संकेत देती है, जो बताता है कि यह एक शांति प्रिय समाज भी था। आईवीसी की धर्म और संस्कृति बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई मंदिर नहीं मिला, लेकिन आईवीसी कम्युनिटी नेचर वर्शिप में बिलीव रखती थी। यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली है, जो प्रकृति के प्रति अपनी कृतज्ञता को दिखाता है। इसके साथ ही पशुपति मोहरे मिली है, जो शिव के पशुपति रूप को दर्शाती है। फायर एल्टर्स मिले हैं, जो धार्मिक अनुष्ठान को दिखाते हैं। इससे पता चलता है कि आईवीसी के लोग बिलीवर तो थे। आईवीसी का समाज विज्ञान, कला और तकनीकी का अनूठा मिश्रण था। आईवीसी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, बाजरा और कपास थी। पशुपालन भी समांतर रूप से मौजूद था, लेकिन यहाँ गाय के अवशेष नहीं मिले। आईवीसी के महत्वपूर्ण शहरों की अगर बात की जाए तो सबसे पहला नाम आता है हड़प्पा का। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। यह एक किलेबंद शहर था, जिसके पश्चिम में एक गढ़ टीला और दक्षिण पूर्व में एक बड़ा निचला शहर था। इसकी खुदाई में खोल अगेट और तांबे की कलाकृतियों के साथ आवासीय घर, उन्नत नालियां और स्नानाघर मिले हैं। हड़प्पा विशेष रूप से 12 अन्न भंडारों की खोज के लिए प्रसिद्ध है, जो कृषि भंडारण की एक महत्वपूर्ण क्षमता का सुझाव देता है। अब बात करते हैं आईवीसी के सबसे उन्नत और समृद्ध शहर मोहनजोदारो की। मोहनजोदारो पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह न केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर था, बल्कि दुनिया के शुरुआती प्रमुख शहरी केंद्रों में से भी एक था। यह शहर सबसे उन्नत इंजीनियरिंग और सावधानी पूर्वक नियोजित तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है। मोहनजोदारो 2 हिस्सों में बटा था, एक्रोपोलिस एंड लोअर टाउन। जिस दौर में रोम नहीं बना था, यूनान नहीं जन्मा था, तब भारत का ये शहर पानी की पाइपलाइन से चलता था। लोग कपास के वस्त्र पहनते थे। दुनिया में पहली बार सूती कपड़ा यहीं बना था। मोहनजोदारो में सीधी सीधी गलियां थी, जो 90 डिग्री के एंगल पर मेन रोड से जुड़ती थी, और गलियों के किनारे छोटे छोटे दुकान जैसे कक्ष बने थे। ये दुकानें पकी ईंटों की बनी थी और यहाँ अनाज, मसाले, धातुएं, बर्तन, वस्त्र और कीमती पत्थर की बिक्री होती थी। यहाँ कोई सिक्का नहीं मिला, जिससे पता लगता है कि यहाँ बार्टर सिस्टम मौजूद था। ऐसा लगता है कि मानो मोहनजोदारो को वेल ट्रेन्ड इंजीनियर्स ने बनाया हो। इसके एक्सकवेशन से ग्रेट बाथ मिला है, जो सबसे प्रसिद्ध स्थल है। इसकी तली में बिटुमेन लाइनिंग मिली, जिसे वाटरप्रूफ कोटिंग के लिए यूज किया गया था।
इस ग्रेट बात से अनुमान लगाया जाता है कि इसका यूज अनुष्ठान या सामाजिक समारोह के लिए होता था। इसके साथ ही ग्रेनरी या अनाज भंडार मिले हैं। खंभों वाले असेंबली हॉल्स, बच्चों के खिलौने जिनमें पहिए वाली गाड़ियाँ, बंदर जैसा स्ट्रक्चर्स, पत्थर व तांबे के औजार, अनाज पीसने के बर्तन, कंघी, चूड़ियाँ और मिट्टी के दीपक मिले हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि यह शहर कला का खजाना था। इसके साथ ही स्टेटाइट की बनी बियर्डेड प्रिस्ट की मूर्ति मिली है और कई पशु आकृतियाँ जिसमें बुल, वन हॉर्न राइनो, एलिफेंट्स मेन है। मोहनजोदारो में 2000 से अधिक मोहरें मिली हैं, जिन पर मुख्यतः पशुपति मोहर और सिंधु लिपि के चित्र मिलते हैं। यह शहर एक पहेली है। इसकी हर ईंट और हर दीवार अपने वजूद की कहानी खुद कहती है। जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये सवाल उठ गया कि क्या सारी साइट्स पाकिस्तान में मौजूद थी। तब भारत के आर्कियोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि अगर यह सभ्यता उस क्षेत्र में विकसित हो रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये भारत की तरफ ना विकसित हुई हो। हमने हार नहीं मानी और मिट्टी की परतों के नीचे छिपे इतिहास को एक बार फिर से खोज निकाला और राजस्थान की रेत में दबा एक शहर अपनी कहानी कहने को बेताब हो गया। यह शहर था कालीबंगा, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले में स्थित। इसकी खोज 1952 में हुई। सबसे पहले एएसआई के महानिदेशक डॉक्टर अमलानंद घोष ने इस क्षेत्र पर ध्यान दिया। फिर 1960 में डॉक्टर बीबी लाल और बीके थापर की टीम ने औपचारिक खुदाई शुरू की। तब मिला हमें सभ्यता का एक खूबसूरत खजाना। यहाँ पकी और कच्ची ईंटों से बने घर, अग्निकुंड, दुनिया में पहली बार जुते हुए खेत के चिन्ह मिले। नगर 2 रूपों में था, सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थी। उन्नत जल निकासी व शौचालय की प्रणाली मौजूद थी। कालीबंगा में भूकंप के भी संकेत मिले हैं। कालीबंगा के बाद तो भारत में जो एक्सकवेशन का सिलसिला शुरू हुआ वो वर्तमान में भी नहीं थमा। अब तक टोटल 1000 से ज़्यादा आईवीसी साइट्स भारत में मिल चुकी हैं और 400 से ज़्यादा पाकिस्तान में और 5 से 7 आईवीसी साइट्स अफगानिस्तान से प्राप्त हो गई है। इससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता कितनी फैली हुई थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इतनी बड़ी सभ्यता का आखिर अंत हुआ कैसे। आईवीसी का पतन लगभग 1900 बीसी के बाद शुरू हुआ और धीरे धीरे लगभग 1300 बीसी तक पूरी तरह बिखर गया। सबसे बड़े कारण का खुलासा हाल ही में हुई स्टडीज से हुआ। आईआईटी खड़गपुर, एएसआई और अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस की जॉइंट स्टडीज ने सिंधु घाटी क्षेत्र में मानसून की कमजोर पड़ने को आईवीसी के पतन का मुख्य कारण माना। घग्गर हकरा नदी सूखने लगी जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी घट गया और पलायन शुरू हो गया। इसके अलावा एक और बड़ा कारण था नदियों की दिशा में होने वाला बदलाव। आईवीसी मेनली इंडस एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज पर निर्भर थी। टेक्टोनिक शिफ्ट्स एंड अर्थक्वेक्स के कारण नदियों ने धाराएं बदल ली। एक और कारण था जो कि सबसे पुराना है लेकिन अब पूरी तरीके से खारिज हो गया। पहले माना जाता था कि आर्यंस बाहर से आए और उन्होंने हड़प्पन सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया, लेकिन हार्वर्ड एंड पुणे यूनिवर्सिटी की डीएनए स्टडी ने यह सिद्धांत गलत साबित कर दिया। उन्होंने बताया कि इंडस वैली के लोगों का डीएनए आधुनिक भारतीयों से जुड़ता है। कोई बाहरी ब्लड लाइन उस समय नहीं मिली। इंडस वैली सिविलाइजेशन की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ा गया। इस कारण से कई सवाल मन में उठते हैं और उनका उत्तर नहीं मिल पाता। बहुत कम एरिया पर स्टडी हुई है और वर्तमान में भी कई रिसर्चेस जारी है। तो आप बताइए दोस्तों, कैसा लगा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये वीडियो? अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प इतिहास के साथ। जय हिंद, जय भारत।